Good morning, students. This is Radhesham Kashyap and taking the live session of class 10th, chapter number 8.2, Physical and Chemical Properties of Matter. And now, for understanding that, I will have to revise what I have taught you before also. So that is here we are going to learn about ionic and covalent bonding, and for that I would like to revise a little bit that I have already told to you about the Bohr's atomic model. Now see, in Bohr's atomic model I have already told you that in any atom, किसी भी एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स रहते हैं. द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिसाइड्स एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर जो डिसाइड करता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिसाइड करता है, और जो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और उतने ही नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उसके बाहर एनर्जी शेल्स में चक्कर काट रहे होते हैं. देयर आर 4 एनर्जी शेल्स, K, L, M and N. K एनर्जी शेल की जो है ऑर्बिट की जो कैपेसिटी है दैट इज़ ओनली 2. L के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, M के अंदर 18 और N के अंदर 32. ओके, नाउ एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस के हिसाब से एटॉमिक नंबर होता है, डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस. ठीक है. एंड नाउ हाउ वी कैलकुलेट द वैलेंसी, that is also equally important, because when bonding take place according to the valency. It depends totally upon valency. Valency means, now if we for understanding valency properly, you will have to understand the electronic configuration. That is, like suppose we talk about chlorine, then the number of chlorine is 17. 17 means in periodic table its atomic number is 17. ओके, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो है प्रोटॉन्स जो हैं न्यूक्लियस के अंदर 17 प्रोटॉन्स होंगे, 17 न्यूट्रॉन्स होंगे और 17 ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर चक्कर काट रहे होंगे. अब ये 17 इलेक्ट्रॉन्स जो है किस हिसाब से जो है डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये होंगे लाइक के शेल के अंदर 2 चले गए, L शेल के अंदर 8 चले गए और M शेल के अंदर 7 रह गए. ओके, नाउ अब जैसे हम सभी लोग जो है स्टेबिलिटी के लिए, लाइफ के लिए अंदर हम सभी लोग स्टेबिलिटी चाहते हैं, इसी तरह से ये निर्जीव एटम्स भी स्टेबिलिटी चाहते हैं, और इनकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है या तो ये ड्यूएट बनाए अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर. आउटर मोस्ट शेल की बात हम किस तरह से करेंगे, लाइक इन द केस ऑफ क्लोरीन आउटर मोस्ट शेल इज M, बट इन द केस ऑफ हाइड्रोजन K इज द आउटर मोस्ट शेल. ओके, क्योंकि हाइड्रोजन का नंबर है 1, तो एक ही इलेक्ट्रॉन जो है K के अंदर चला जाएगा. हीलियम के अंदर 2 है, तो हीलियम K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो K जो है हीलियम जो है स्टेबल हो जाएगा. इसलिए हीलियम जो है नोबल गैस के अंदर आता है और ये रिएक्शन नहीं करता है. ठीक है. लिथियम के लिए जो है L आउटर मोस्ट शेल होगा, क्योंकि L के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा. इसी तरह से बेरिलियम के अंदर भी L ही रहेगा, क्योंकि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है बाहर आउटर मोस्ट शेल में. तो ड्यूएट के बाद अगर उसको बनाना होता है तो ऑक्टेट बनाना होता है. ठीक है. तो ऑक्टेट का मतलब ये है कि उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर उसको 8 चाहिए. अब लिथियम को जो है 8 बनाना तो मुश्किल है, ये 2 बना सकता है. मींस अगर अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये लास्ट के इसके के शेल में 2 एटम्स रह जाएंगे और वो जो है ड्यूएट बना लेगा. ठीक है. ऐसे ही बेरिलियम भी जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर दे दे किसी को तो ये आराम से ड्यूएट पे आ जाएगा, और ये जो है, वरना ये 6 किसी से ले या फिर ये शेयरिंग करे या ट्रांसफ़र करे, दोनों में से कोई एक काम कर सकता है. तो इस तरह से ये इनको जो है स्टेबिलिटी के लिए ड्यूएट या ऑक्टेट बनाना होता है. इसी के लिए जो है
अब इसमें जब हम क्लोरीन की बात कर रहे थे तो 17 में हो गया K के अंदर 2, L के अंदर 8, तो 2 + 8 = 10, बचे रिमेनिंग 7, दैट विल कम इन M। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, क्योंकि 7 है, अब इसको 8 बनाने के लिए 1 चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इसकी वैलेंसी 1 बनी जाएगी। ठीक, अब इसमें जो है ये वैलेंसी, अगर ये जैसे अब एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से बाहर से ले लेता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लेता है, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 18, ठीक है, और इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स तो केवल जो है, प्रोटॉन्स इसमें केवल कितने हैं, प्रोटॉन्स तो इसमें केवल 17 ही है, ठीक है। अब प्रोटॉन्स का नंबर 17 हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का इसने बाहर से एक ले लिया तो 18 हो जाएंगे, तो इसका मतलब इसके ऊपर कौन सा चार्ज बढ़ जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, नेगेटिव चार्ज इसमें बढ़ जाएगा। ठीक, तो इसीलिए इसकी वैलेंसी कितनी मानी जाएगी, -1, क्लोरीन की वैलेंसी मानी जाएगी -1। ठीक, ऐसे अगर हम इस केस में लिथियम का लेते हैं तो लिथियम का 3 है, तो 2 तो K में चलेगा, एक जो बचा वो इसको ये ट्रांसफ़र अगर कर देता है तो ये ड्यूएट पे चला जाएगा और स्टेबिलिटी अटेन कर लेगा, और अब इसके ऊपर क्या हो जाएगा, तो 2 और 1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है। 2 के बाद ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसके ऊपर 3 तो रहेगा प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स का नंबर रहा 3, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर केवल 2 हो गया, क्योंकि इसने एक दे दिया, तो इसलिए जो है इसके ऊपर कौन सा इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी +1, क्योंकि इसके ऊपर जो है एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, 3 हैं प्रोटॉन्स और 2 हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो पॉजिटिव चार्ज 1 से बढ़ रहा है, तो इसलिए इसकी वैलेंसी +1 हो जाएगी। बेरिलियम की भी +2 हो जाएगी, ठीक, और बोरोन की +3 हो जाएगी। ठीक, इस तरह से होती जाएगी। तो वैलेंसी इसी तरह से चलती है, 1 +1 +2 +3 +4। कार्बन तो सेंटर में बैठा हुआ है, 6 पे है, तो ये 4 दे भी सकता है और 4 ले भी सकता है। 4 देने के बाद जो है ये ड्यूएट बना लेगा, और 4 लेने के बाद जो है ये ऑक्टेट बना लेगा, तो इसलिए सेंटर में, इसीलिए इसी कारण की वजह से कार्बन जो है एक ऐसा एलिमेंट है जो कि हर चीज़ के अंदर, यूनिवर्स की हर चीज़ के अंदर, हर मैटर के अंदर पाया जाता है। कोई ऐसा मैटर नहीं है जिसके अंदर कार्बन नहीं पाया जाता। और अगर आप किसी भी चीज़ को जला के देखें, चाहे आप कागज़ जला के देखें, चाहे आप प्लास्टिक जला के देखें, चाहे आप कपड़ा जला के देखें, चाहे आप किसी मरे हुए जीव जंतु को जला के देखें, तो रात में कार्बन ही गया था। तो इट मीन्स कि कार्बन हर जगह मौजूद है, क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, क्योंकि ये सेंटर में बैठा हुआ है, ये 4 दे भी सकता है और 4 ले भी सकता है इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए ये बॉन्डिंग बहुत जल्दी कर लेता है। और इसी को लेते हुए अब इसमें 4 तक आने के बाद जो है फिर दोबारा से डिक्लाइन करेगी, फिर 3 2 1 पे आएगी, ठीक है, फिर -3 -2 -1, ठीक है, और फिर एक इनर्ट गैस आएगी, और फिर दोबारा से +1 +2 +3 वैलेंसीज इस तरह से चलती रहती हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब हम चलते हैं इसकी बॉन्डिंग के ऊपर। जैसे मैंने बताया था आपको कि जैसे मान के चलिए कि इसका केमिकल फार्मूला कैसे बनता है। केमिकल फार्मूला ये इस तरह से बनेगा, लाइक HCl है, हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1 और Cl की वैलेंसी है 1, ठीक है, माइनस की। तो इसलिए अब इसकी वैलेंसी को हम नीचे की तरफ लिख देंगे, ऊपर अगर मैं एक इसकी वैलेंसी लिख दी, बाद में ये ट्रांसफर हो जाएगी क्रॉस सेक्शन में, हाइड्रोजन की वैलेंसी इधर आ जाएगी और क्लोरीन की वैलेंसी इधर चली जाएगी। तो यहाँ अब 1 तो वैलेंसी लिखी नहीं जाती है, अगर 2 होता तो लिखी जाती, 1 तो नहीं लिखी जाएगी, इसलिए इसका फॉर्मूला बनेगा HCl। बिकॉज H पहले क्यों आएगा। अब एक क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में ये भी उठ सकता है कि सर इसका फॉर्मूला जो है ClH क्यों नहीं बनता, HCl क्यों बनता है, क्योंकि H जो है एक तरह से डोनर है, और डोनर का नाम पहले लिखा जाता है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हम पहले लिखते हैं, नेगेटिव वाले को, जिसकी वैलेंसी नेगेटिव होती है, उसको हम बाद में लिखते हैं। अब जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है क्लोरीन, एल्युमिनियम और क्लोरीन का। एल्युमिनियम का नंबर है 13, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 और 3, तो इसकी वैलेंसी कितनी बनी 3, वो भी कितनी बनेगी पॉजिटिव, क्योंकि इसमें अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे देता, ट्रांसफर कर देता, तो इसके पास सिर्फ 10 रह जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव चार्ज तो इसके ऊपर 13 है और नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर केवल 10 रह गए, तो इसका मतलब इसकी +3 जो है, यानी पॉजिटिव चार्ज इसके बढ़ गए 3 नंबर से। अब ऐसे ही जो है अगर ये क्लोरीन के साथ अगर ये बॉन्डिंग करता है, तो इसका क्या होगा, एल्युमिनियम के ऊपर हम जो है +3 लिख देंगे, क्लोरीन के ऊपर -1 लिख देंगे वैलेंसी इसकी, बाद में क्रॉस कर देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा AlCl3, नंबर क्या हो जाएगा AlCl3। इस तरह से बॉन्डिंग करता है,
और इधर जो है ये इस तरह से हम इसका जो है डॉटेड स्ट्रक्चर बताते हैं, जो कि ल्यूइस डॉटेड स्ट्रक्चर के नाम से जाया जाता है, ल्यूइस सिंबल्स के नाम से जाया जाता है। तो अब मैं थोड़ा सा फिर दोबारा से यहाँ पे अब बॉन्डिंग के ऊपर आऊँगा। ये थोड़ा सा रिवीजन पार्ट था। अब बॉन्डिंग के बारे में मैं तुमको बताऊंगा कि व्हाट इज़ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग इज डिफाइंड एज द अट्रैक्टिव फोर्स दैट होल्ड्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एग्जांपल्स एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज। यानी कि केमिकल बॉन्डिंग है क्या? इट इज़ डिफाइंड एज द अट्रैक्टिव फोर्स। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मान के चलिए पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्स जो है आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसका जो है ये अट्रैक्शन की वजह से इनका वो बनता है। फिर कॉज ऑफ केमिकल इक्वेशन, कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। अब बॉन्डिंग होती क्यों है? वो इसके लिए होती है कि मैंने एक तो बताया कि आपको एटम डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। किसी भी एटम की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती है। दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स। इसीलिए जो है ये कंबाइन हो जाते हैं और मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करने के लिए। और ये उनके रीजंस क्या हैं? उसके दो रीजंस हैं। नंबर एक तो ये है कि कंसेप्ट ऑफ लोअरिंग ऑफ एनर्जी एंड ऑफ कंबाइनिंग एटम्स। जब एक बॉन्ड, व्हेन द बॉन्ड इज फॉर्म, देयर इज एन ओवरऑल डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी। जब बॉन्ड बनता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स। कंबाइनिंग एटम्स की पोटेंशियल इंक्रीज एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, नंबर एक। दूसरा नंबर है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल में मैंने तुमको बताया कि जैसे कि अभी बताया कि डिवेट या ऑक्टेट बनाना पड़ता है। तो ऑक्टेट रूल में ये है कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, तो ऑक्टेट रूल कहलाता है, यानी कि वो स्टेबिलिटी अटेन कर लेता है। अब ये जितनी भी इनर्ट गैसेज हैं, इनकी क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए इनको इनर्ट गैस कहा जाता है। और ये इनर्ट गैसेज जो है किसी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जैसे आ गया हीलियम, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, नियॉन, ये सब इनर्ट गैसेज हैं और ये कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन में आपको नहीं दिखाई देंगी। फिर इसके बाद हम आते हैं कॉसल-ल्यूइस थ्योरी। कॉसल-ल्यूइस थ्योरी क्या कहती है कि द एलिमेंट्स दैट हैव लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंसी शेल आर नॉट स्टेबल। यानी कि जो मैंने आपको पहले बताया, पिछली जो रिवीजन में मैंने बताया था कि जिस भी एलिमेंट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस शेल में यानी आउटर मोस्ट शेल के अंदर नहीं होंगे तो वो स्टेबल नहीं माना जाएगा। नंबर 2 इज़ इसीलिए जो है अब स्टेबल नहीं है तो इसलिए वो रिएक्टिव है। जिसके अंदर जो है जितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी ज़्यादा रहेगी, यानी मान के चलिए क्लोरीन है, क्लोरीन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट बनाने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन उसको इजीली मिल जाएगा, किससे भी मिल जाएगा, तो इसलिए वो हाईली रिएक्टिव के अंदर आएगा। ठीक है, अब इसीलिए जो है, और जो जिसको 3 या 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो इतने रिएक्टिव नहीं माने होंगे, क्योंकि वो 3 या 4 इलेक्ट्रॉन्स को इंसान करने के लिए या जिसके क्लोज आएंगे वो उससे बॉन्डिंग करने में उसको समय लग सकता है, इसीलिए वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते। लेकिन जो इनके पास 1 या 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं, खासतौर पे हैलोजन ग्रुप में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये जो है सबको एक इनकी वैलेंसी सबकी 1 है, तो इसलिए जो है ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। दूसरा पार्ट वो है एटम्स ट्राई टू गेट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। एटम्स जो है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन यानी कि ऑक्टेट बनाना चाहते हैं इन द वैलेंस शेल बाय कंबाइनिंग विद अदर एटम्स। वो दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन करके वो जो है उसमें वो इनर्ट गैस की ही कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहते हैं जिससे कि वो स्टेबिलिटी अटेन कर सकें। तीसरा है व्हेन सम एटम्स कंबाइन केमिकली ट्रांसफ़र और शेयरिंग, चाहे मनी एटम चाहे जब केमिकली कंबाइन होते हैं, चाहे वो ट्रांसफ़र के मेथड से हो या शेयरिंग के मेथड से हो, तो टेक प्लेस दैट सच आफ्टर द ट्रांसफ़र और शेयरिंग बोथ द पार्टिसिपेटिंग एटम्स गेट स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ट्रांसफ़र करने से या शेयरिंग करने से उनको इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त हो जाती है। ठीक, ऐसे मैंने आपको अभी लिथियम, बेरिलियम, बोरोन इनके बारे में मैंने तुमको बताया। तो डॉटेड स्ट्रक्चर के बारे में मैंने तुमको दिखाया था कि इन डॉटेड स्ट्रक्चर को जो है हम या तो प्लस के हिसाब से प्लस मार्क्स से दिखा सकते हैं, या हम सर्कल से दिखा सकते हैं, या क्रॉस मार्क्स से दिखा सकते हैं कि कितने आउटर मोस्ट शेल के अंदर उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आते हैं आयनिक बॉन्ड के ऊपर। आयनिक बॉन्ड को अगर हम डिफाइन करेंगे तो एन आयनिक बॉन्ड कैन बी डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टिंग बिटवीन कैशंस एंड एनियंस। ठीक है, फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि आयनिक बॉन्ड तब बनता है जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस, जब पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो है ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो हम जो है कहेंगे कि इसने जो है एक आयनिक बॉन्ड बनाया है।
फ्रॉम एन एटम टू एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, वो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, टू दैट ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी HCl के उसमें। तो हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट था और क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था, और हाइड्रोजन से क्लोरीन में ट्रांसफर हो जाता है। इस तरह से जो है, अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम्स के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपको डायग्राम के अंदर दिया हुआ है, ये है सोडियम। सोडियम के अंदर कितने एटम्स हैं? 2 तो चले गए K शेल के अंदर, ठीक, 8 चले गए L शेल के अंदर, और 1 रह गया M शेल के अंदर, ठीक। और इधर यहाँ पे क्लोरीन के अंदर क्या हुआ? 2 K के अंदर चले गए, 8 L के अंदर चले गए, और 7 जो है M के अंदर चले गए। अब ये सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए है, तो ये ऑक्टेट पे आ जाता है, ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन रिटर्न कर लेता है। और क्लोरीन को एक चाहिए इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए, उसको एक चाहिए, क्योंकि इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 7 है। तो इसने, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और इसके साथ बॉन्ड बना लिया। तो अब सोडियम के पास आउटर मोस्ट शेल में 8 हो गए, और क्लोरीन के पास भी आउटर मोस्ट शेल में 8 हो गए। उन्होंने जो है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl बना लिया, ठीक। ऐसे फॉर्मेशन ऑफ लिथियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड में भी जो है लिथियम के पास एक एलिमेंट था लास्ट वाला, एक इलेक्ट्रॉन था आउटर मोस्ट शेल में, और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में था। तो लिथियम ने अपना एक जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया हाइड्रोजन को। अब ये जो है ये बन जाएगा LiH। तो इसने क्योंकि हाइड्रोजन को दिया है, तो Li का नाम पहले आएगा, और H ने लिया है, इसलिए H का नाम बाद में आएगा। तो इसलिए ये बन जाए LiH यानी लिथियम हाइड्राइड, ठीक। ऐसी फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम के अंदर आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 हैं केवल। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको मिल जाते तो 8 पे पहुंच जाता है, यानी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बना लेता है। इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है कैल्शियम से ले लेता है ऑक्सीजन, और बाद में कैल्शियम ऑक्साइड बना लेता है। तो यहाँ कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चल रही है, इसलिए ये आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं। अब आयनिक बॉन्ड में अब यहाँ पे और भी कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जो कि आप बुक में पेज पे देख सकते हैं, 106 पे या 105 पे। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? नंबर 1 तो यह है कि नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड। इसमें क्या होता है कि पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन अकर्स एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पे जब जो है जहाँ पे भी अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स मिलते हैं, तो वो जहाँ पे भी पॉइंट ऑफ इसका कांटेक्ट होता है, वहाँ पे पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन वो होती है। एंड दस नो सेपरेट और डिस्क्रीट मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन द क्रिस्टल लेटाइज। तो क्रिस्टल लेटाइज जो इनका बनता है, क्रिस्टल लेटाइज इनका जो बनता है, उसके अंदर जो है ये क्रिस्टल लेटाइज का फोटोग्राफ दिया हुआ है। इसके अंदर जो है कोई भी डिस्क्रीट मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है। एंड नॉन एंडिंग एरे ऑफ द अपोजिटली चार्ज आयंस। और इसमें जो है एक नॉन एंडिंग एरे बनता है अपोजिटली चार्ज आयंस का, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। क्योंकि न्यूट्रलाइजिंग इफेक्ट तभी बनेगा जब पॉजिटिव के साथ नेगेटिव मिलेगा तो न्यूट्रलाइज होगा। तो इसलिए जो है पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव ऐसे जुड़ते जुड़ते ये पूरा एक लेटाइज बना लेते हैं, और इस तरह से पूरा मैटर तैयार हो जाता है, ठीक है। अब इसमें जो है इसकी हार्डनेस के बारे में हम बात करते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स की हार्डनेस कैसी रहती है? बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसमें क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, इसलिए जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहता है, इसलिए ये जो है बहुत ही पावरफुल रहते हैं। मतलब ये इनकी बॉन्डिंग जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। कंसिडरेबल एनर्जी टू पे, और इनको जो है तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तब जाके हम इसको तोड़ पाएंगे। हैंस द आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड एंड स्टेबल। इसलिए आयनिक कंपाउंड्स बहुत ही हार्ड और स्टेबल रहते हैं। तीसरा, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात रही, तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पर ही ये जो है मोल्टन स्टेट में पहुँचेंगे, ठीक है। फिर अब आते हैं हम कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें जो है आयनिक सॉलिड्स ये जो है पुअर या बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसके पास फ्री आइंस नहीं होते हैं। फ्री आइंस ना होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी और कोई ये जो है कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है। फिर भी अगर जो है इसकी कोई मोल्टन स्टेट में आ जाए तो ये कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। आयनिक सॉलिड्स इन देयर फ्यूज स्टेट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस।
क्योंकि जब वो ये फ्यूज स्टेट में पहुंच जाता है, यानी कि जब वो पिघल जाता है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस बन जाती हैं इसके अंदर, और ये जो है वहाँ पे थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाता है। फिर आता है तीसरा, एन आयनिक सॉलिड इन द वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब वो वाटर के अंदर अगर आयनिक सॉलिड को हम मिक्स डाल देंगे तब भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, क्योंकि वहाँ पे भी वो फ्री आइंस, जो सॉल्युबल आइंस होते हैं फ्री वाटर के अंदर सॉल्युबल होने के बाद, और फ्री आइंस होते हैं। अब आते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, जस्ट इसके अपोजिट होता है। इसमें पूरी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, लेकिन इसमें ट्रांसफर्स, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो है ट्रांसफर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डजंट टेक प्लेस, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस, यानी यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। तो कोवेलेंट बॉन्ड में बी डिफाइंड एज द फोर्स होल्डिंग एटम्स टुगेदर थ्रू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे एटम्स जो आपस में होल्ड होते हैं एक दूसरे से, वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होते हैं, हैविंग अपोजिट स्पिन्स, जिनकी अपोजिट स्पिन्स रहती है। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन इनके आउटरमोस्ट शेल में होता है, और ये दोनों यहाँ पे शेयरिंग कर लेते हैं, और इस तरह से जो है यहाँ पे ये एक सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं हाइड्रोजन का। अब नेक्स्ट आते हैं हम फ्लोरीन के ऊपर। फ्लोरीन के अंदर भी ऐसे ही होता है, इसमें भी ये लास्ट का एक एक इलेक्ट्रॉन जो है जैसे क्लोरीन में होता है, ऐसे फ्लोरीन में भी लास्ट के अंदर एक एक ये इलेक्ट्रॉन जो है, आखिरी इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग कर लेते हैं और दोनों ऑक्टेट पोजीशन पे को पा लेते हैं, इसलिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनता है। और जहाँ पे मान के चलिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 रहती है तो वहाँ पे डबल बॉन्डिंग होती है, जब 3 रहती है तो वहाँ पे ट्रिपल बॉन्डिंग रहती है। तो इसको हम जो है अलग अलग लाइनों से दिखाते हैं, या फिर हम इसमें डॉटेड स्ट्रक्चर से भी इस तरह से हम दिखा सकते हैं, जिस तरह से इसमें सब किताब में पेज नंबर 108 के ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं हम कोवेलेंसी के ऊपर। Covalency of an atom is the number of electrons contributed by one atom of element in forming covalent bond। यानी कोवेलेंसी का क्या मतलब हुआ, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कंट्रीब्यूट हो रहे हैं, एटम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कंट्रीब्यूट हो रहे हैं कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में विद इट्स नेबरिंग एटम, अपने नेबरिंग एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वही उसकी कोवेलेंसी बनती है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है कोवेलेंट बॉन्ड की? फिजिकल स्टेट है, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली गैसेस और लिक्विड्स। ये जो है ज़्यादातर फिजिकल स्टेट्स में गैसेस या लिक्विड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि जब इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा रहता है, हाई रहता है मॉलिक्यूलर वेट, तब भी ये जो है दे आर सॉलिड्स ओनली, तभी वो सॉलिड होते हैं, वरना वो जो रहते हैं 10 रूम टेम्परेचर पे, ये जो है क्लोरीन अगर इसका 17 मॉलिक्यूलर वेट है तो ये गैस होता है, और ब्रोमीन का भी मॉलिक्यूलर वेट 160 होता है, तो इट इज़ अ लिक्विड। एंड वाइल आयोडीन, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है 254 है, ये सॉलिड है। तो जब इसका जो है मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा हाई होता जाएगा जैसे जैसे, तो ये गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड बनते चले जाते हैं। ऐसे इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी जो है लो रहता है इन कंपैरिजन टू द आयनिक बॉन्ड्स, और इनकी सॉल्युबिलिटी भी जो है इन जनरली दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ये सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। ठीक है, और आयनिक कंपाउंड्स में इसका अपोजिट होता है। फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्योंकि इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी इन पासिस थ्रू द कोवेलेंट कंपाउंड इन इट्स लिक्विड और फ्यूज स्टेट, या तो ये लिक्विड स्टेट में होगा या फ्यूज स्टेट में होगा, तभी इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है बिकॉज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आइंस। ठीक है, द कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट टेक प्लेस एंड हैंस दीज कंपाउंड्स एक्ट एज बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए जो है, क्योंकि इसमें भी सॉलिड स्टेट के अंदर फ्री आइंस नहीं होते हैं, इसलिए जो है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। एक एक्सेप्शनल केस है ग्रेफाइट का, जो कि सॉलिड स्टेट में है लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और लिमिटेशन ऑफ ल्यूइस इलेक्ट्रोडॉट स्ट्रक्चर का लिमिटेशंस क्या है जो इलेक्ट्रोडॉटिंग स्ट्रक्चर उन्होंने बनाई है, उसकी है इट इज़ यूजफुल ओनली फॉर द कंपाउंड्स ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स। ये केवल जो है मेन ग्रुप एलिमेंट्स के कंपाउंड्स के लिए होता है। ट्रांजिशनल मेटल्स या कंपाउंड्स के बारे में ये इलेक्ट्रॉनिक और ये डॉटेड स्ट्रक्चर नहीं काम करता है। एंड इट प्रोवाइड्स नो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन, ये 3D स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है। तीसरा, इट कैनॉट गिव अ रिगरस डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल, और वो कोई भी
डिस्क्रिप्शन नहीं देता है इलेक्ट्रॉन या मॉलिक्यूल्स का, सिंपल इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स का कोई भी वो नहीं देता है। और फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट इज इट कैनॉट एक्सप्लेन मैनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ सम सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक O2। और ये जो है कई सारी प्रॉपर्टीज़ जो है सिंपल एलिमेंट्स के की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को जो है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। जैसे कि हम O2 की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये 8.2 चैप्टर फिनिश होता है। ये एक छोटा सा चैप्टर था, इसमें केवल आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड समझाए गए हैं। अब मैं अगले चैप्टर में जो है आपको इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ाऊँगा, इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शंस। ये चैप्टर जो है मैं आपको नेक्स्ट सेशन में पढ़ाऊँगा, क्योंकि ये समझना ज़रूरी था कि बॉन्डिंग किस तरह से होता है, क्योंकि बॉन्डिंग का ही असर इसके अंदर जो है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के अंदर भी काम आएगा। इसलिए बॉन्डिंग को समझना ज़रूरी था, इसलिए मैंने उसको थोड़ा डिटेल में आपको समझाया। एंड आई होप दैट यू मोस्ट ऑफ यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। और अगर इन द केस कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मेरे को जो है व्हाट्सएप में या गूगल क्लासरूम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं या शेयर कर सकते हैं, मैं उसका आंसर्स वहाँ पे आपको दे दूँगा। एंड नाउ ट्राई टू सॉल्व एज मैनी क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चंस मैं भी आपको भेजूँगा सॉल्व करने के लिए, तो उनको आप सॉल्व कीजिएगा। और किसी भी टॉपिक में या किसी भी उसमें आपको कोई प्रॉब्लम होती है समझने में, तो आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड कीप सेफ by remaining at home now. Don't go anywhere and save yourself and your family. Thank you. Have a nice day. Bye. Good morning, students. This is Radhesham Kashyap and taking the live session of class 10th, chapter number 8.2, physical and chemical properties of matter. And now for understanding that I will have to revise what I have taught you before also. So that is here we are going to learn about ionic and covalent bonding, and for that I would like to revise a little bit that I have already told to you about the Bohr's atomic model. Now see, in Bohr's atomic model I have already told you that in any atom, किसी भी एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स रहते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिसाइड्स एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो डिसाइड करता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिसाइड करता है, और जो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और उतने ही नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उसके बाहर एनर्जी शेल्स में चक्कर काट रहे होते हैं। देयर आर 4 एनर्जी शेल्स, K, L, M and N। K एनर्जी शेल की जो है ऑर्बिट की जो कैपेसिटी है दैट इज़ ओनली 2, दैट इज़ 2। L के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, M के अंदर 18 और N के अंदर 32। ओके, नाउ एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस के हिसाब से एटॉमिक नंबर होता है, डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, ठीक है। एंड नाउ हाउ वी कैलकुलेट द वैलेंसी, that is also equally important, because when bonding take place according to the valency, it depends totally upon valency. Valency means, now if we for understanding valency properly, you will have to understand the electronic configuration. That is, like suppose we talk about chlorine, then the number of chlorine is 17 means in periodic table its atomic number is 17। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो है प्रोटॉन्स जो हैं न्यूक्लियस के अंदर 17 प्रोटॉन्स होंगे, 17 न्यूट्रॉन्स होंगे और 17 ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर चक्कर काट रहे होंगे। अब ये 17 इलेक्ट्रॉन्स जो है किस हिसाब से जो है डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये होंगे लाइक के शेल के अंदर 2 चले गए, L शेल के अंदर 8 चले गए और M शेल के अंदर 7 रह गए। ओके, नाउ अब
जैसे हम सभी लोग जो है स्टेबिलिटी के लिए, लाइफ के लिए अंदर हम सभी लोग स्टेबिलिटी चाहते हैं, इसी तरह से ये निर्जीव एटम्स भी स्टेबिलिटी चाहते हैं। और इनकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है या तो ये ड्यूएट बनाए अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर। आउटर मोस्ट शेल की बात हम किस तरह से करेंगे, लाइक इन द केस ऑफ क्लोरीन आउटर मोस्ट शेल इज M, बट इन द केस ऑफ हाइड्रोजन K इज द आउटर मोस्ट शेल। ओके, क्योंकि हाइड्रोजन का नंबर है 1, तो एक ही इलेक्ट्रॉन जो है K के अंदर चला जाएगा। हीलियम के अंदर 2 है, तो हीलियम K के अंदर 2 एटम इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो K जो है हीलियम जो है स्टेबल हो जाएगा। इसलिए हीलियम जो है नोबल गैस के अंदर आता है और ये रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, लिथियम के लिए जो है L आउटर मोस्ट शेल होगा, क्योंकि L के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसी तरह से बेरिलियम के अंदर भी L ही रहेगा, क्योंकि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है बाहर आउटर मोस्ट शेल में। तो ड्यूएट के बाद अगर उसको बनाना होता है तो ऑक्टेट बनाना होता है। ठीक है, तो ऑक्टेट का मतलब ये है कि उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर उसको 8 चाहिए। अब लिथियम को जो है 8 बनाना तो मुश्किल है, ये 2 बना सकता है। मींस अगर अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये लास्ट के इसके के शेल में 2 एटम्स रह जाएंगे और वो जो है ड्यूएट बना लेगा। ठीक है, ऐसे ही बेरिलियम भी जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन अगर दे दे किसी को तो ये आराम से ड्यूएट पे आ जाएगा। और ये जो है, वरना ये 6 किसी से ले या फिर ये शेयरिंग करे या ट्रांसफ़र करे, दोनों में से कोई एक काम कर सकता है। तो इस तरह से ये इनको जो है स्टेबिलिटी के लिए ड्यूएट या ऑक्टेट बनाना होता है। इसी के लिए जो है, अब इसमें जब हम क्लोरीन की बात कर रहे थे तो 17 में हो गया K के अंदर 2, L के अंदर 8, तो 2 + 8 = 10, बचे रिमेनिंग 7, दैट विल कम इन M। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, क्योंकि 7 है, अब इसको 8 बनाने के लिए 1 चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इसकी वैलेंसी 1 बनी जाएगी। ठीक, अब इसमें जो है ये वैलेंसी, अगर ये जैसे अब 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से बाहर से ले लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लेता है, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 18। ठीक है, और इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स तो केवल जो है, प्रोटॉन्स इसमें केवल कितने हैं, प्रोटॉन्स तो इसमें केवल 17 ही है। ठीक है, अब प्रोटॉन्स का नंबर 17 हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का इसने बाहर से 1 ले लिया तो 18 हो जाएंगे। तो इसका मतलब इसके ऊपर कौन सा चार्ज बढ़ जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, नेगेटिव चार्ज इसमें बढ़ जाएगा। ठीक, तो इसीलिए इसकी वैलेंसी कितनी मानी जाएगी, -1। क्लोरीन की वैलेंसी मानी जाएगी -1। ठीक, ऐसे अगर हम इस केस में लिथियम का लेते हैं तो लिथियम का 3 है, तो 2 तो K में चले गए, 1 जो बचा वो इसको यह ट्रांसफ़र अगर कर देता है तो ये ड्यूएट पे चला जाएगा और स्टेबिलिटी अटेन कर लेगा। और अब इसके ऊपर क्या हो जाएगा, तो 2 और 1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। 2 के बाद ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसके ऊपर 3 तो रहेगा प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स का नंबर रहा 3, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर केवल 2 हो गया, क्योंकि इसने 1 दे दिया। तो इसलिए जो है इसके ऊपर कौन सा इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी +1, क्योंकि इसके ऊपर जो है एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। 3 है प्रोटॉन्स और 2 हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो पॉजिटिव चार्ज 1 से बढ़ रहा है, तो इसलिए इसकी वैलेंसी +1 हो जाएगी। बेरिलियम की भी +2 हो जाएगी। ठीक, और बोरोन की +3 हो जाएगी। ठीक, इस तरह से होती जाएगी। तो वैलेंसी इसी तरह से चलती है, 1 +1 +2 +3 +4। कार्बन तो सेंटर में बैठा हुआ है, 6 पे है, तो ये 4 दे भी सकता है और 4 ले भी सकता है। 4 देने के बाद जो है ये ड्यूएट बना लेगा और 4 लेने के बाद जो है ये ऑक्टेट बना लेगा। तो इसलिए सेंटर में, इसीलिए इसी कारण की वजह से कार्बन जो है एक ऐसा एलिमेंट है जो कि हर चीज़ के अंदर, यूनिवर्स की हर चीज़ के अंदर, हर मैटर के अंदर पाया जाता है। कोई ऐसा मैटर नहीं है जिसके अंदर कार्बन नहीं पाया जाता। और अगर आप किसी भी चीज़ को जला के देखें, चाहे आप कागज़ जला के देखें, चाहे आप प्लास्टिक जला के देखें, चाहे आप कपड़ा जला के देखें, चाहे आप किसी मरे हुए जीव जंतु को जला के देखें, तो रास्ते में कार्बन ही रह जाता है। तो इट मीन्स कि कार्बन हर जगह मौजूद है, क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, क्योंकि ये सेंटर में बैठा हुआ है, ये 4 दे भी सकता है और 4 ले भी सकता है इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए ये बॉन्डिंग बहुत जल्दी कर लेता है। और इसी को लेते हुए अब इसमें 4 तक आने के बाद जो है फिर दोबारा से डिक्लाइन करेगी, फिर 3 2 1 पे आएगी। ठीक है,
फिर -3 -2 -1, ठीक है। और फिर एक इनर्ट गैस आएगी और फिर दोबारा से +1 +2 +3 वैलेंसीज इस तरह से चलती रहते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब हम चलते हैं इसकी बॉन्डिंग के ऊपर। जैसे मैंने बताया था आपको कि जैसे मान के चलिए कि इसका केमिकल फार्मूला कैसे बनता है। केमिकल फार्मूला ये इस तरह से बनेगा, लाइक HCl है, हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1 और Cl की वैलेंसी है 1, ठीक है, माइनस की। तो इसलिए अब इसकी वैलेंसी को हम नीचे की तरफ लिख देंगे। ऊपर अगर मैं एक इसकी वैलेंसी लिख दी, बाद में ये ट्रांसफर हो जाएगी क्रॉस सेक्शन में। हाइड्रोजन की वैलेंसी इधर आ जाएगी और क्लोरीन की वैलेंसी इधर चली जाएगी। तो यहाँ अब 1 तो वैलेंसी लिखी नहीं जाती है, अगर 2 होता तो लिखी जाती, 1 तो नहीं लिखी जाएगी, इसलिए इसका फॉर्मूला बनेगा HCl। बिकॉज H पहले क्यों आएगा। अब एक क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में ये भी उठ सकता है कि सर इसका फॉर्मूला जो है ClH क्यों नहीं बनता, HCl क्यों बनता है। क्योंकि H जो है एक तरह से डोनर है और डोनर का नाम पहले लिखा जाता है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हम पहले लिखते हैं, नेगेटिव वाले को जिसकी वैलेंसी नेगेटिव होती है उसको हम बाद में लिखते हैं। अब जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया क्लोरीन, एल्युमिनियम और क्लोरीन का। एल्युमिनियम का नंबर है 13, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 और 3। तो इसकी वैलेंसी कितनी बनी 3, वो भी कितनी बनेगी पॉजिटिव, क्योंकि इसमें अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे देता है, ट्रांसफर कर देता है, तो इसके पास सिर्फ 10 रह जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव चार्ज तो इसके ऊपर 13 है और नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर केवल 10 रह गए। तो इसका मतलब इसकी +3 जो है, यानी पॉजिटिव चार्ज इसके बढ़ गए 3 नंबर से। अब ऐसे ही जो है अगर ये क्लोरीन के साथ अगर ये बॉन्डिंग करता है तो इसका क्या होगा, एल्युमिनियम के ऊपर हम जो है +3 लिख देंगे, क्लोरीन के ऊपर -1 लिख देंगे वैलेंसी इसकी, बाद में क्रॉस कर देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा AlCl3, नंबर क्या हो जाएगा AlCl3। इस तरह से बॉन्डिंग करता है। और इधर जो है ये इस तरह से हम इसका जो है डॉटेड स्ट्रक्चर बताते हैं, जो कि ल्यूइस डॉटेड स्ट्रक्चर के नाम से जाया जाता है, ल्यूइस सिंबल्स के नाम से जाया जाता है। तो अब मैं थोड़ा सा फिर दोबारा से यहाँ पे अब बॉन्डिंग के ऊपर आऊँगा। ये थोड़ा सा रिवीजन पार्ट था। अब बॉन्डिंग के बारे में मैं तुमको बताऊँगा कि व्हाट इज़ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग इज डिफाइंड एज द अट्रैक्टिव फोर्स दैट होल्ड्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, एग्जांपल्स एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज। यानी कि केमिकल बॉन्डिंग है क्या, इट इज़ डिफाइंड एज द अट्रैक्टिव फोर्स। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मान के चलिए पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्स जो है आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसका जो है ये अट्रैक्शन की वजह से इनका वो बनता है। फिर कॉज ऑफ केमिकल इक्वेशन, कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। अब बॉन्डिंग होती क्यों है, वो इसके लिए होती है कि मैंने एक तो बताया कि आपको एटम डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। किसी भी एटम की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती है। दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स। इसीलिए जो है ये कंबाइन हो जाते हैं और मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करने के लिए। और ये इनके रीजंस क्या हैं, उसके 2 रीजंस हैं। नंबर 1 तो यह है कि कंसेप्ट ऑफ लोअरिंग ऑफ एनर्जी एंड ऑफ कंबाइनिंग एटम्स। जब एक बॉन्ड, व्हेन द बॉन्ड इज फॉर्म, देयर इज एन ओवरऑल डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी। जब बॉन्ड बनता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स। कंबाइनिंग एटम्स की पोटेंशियल इंक्रीज एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, नंबर 1। दूसरा नंबर है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल में मैंने तुमको बताया कि जैसे कि अभी बताया कि डिवाइड या ऑक्टेट बनाना पड़ता है। तो ऑक्टेट रूल में ये है कि लास्ट आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, तो ऑक्टेट रूल कहलाता है, यानी कि वो स्टेबिलिटी अटेन कर लेता है। अब ये जितनी भी इनर्ट गैसेज हैं, इनकी क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए इनको इनर्ट गैस कहा जाता है। और ये इनर्ट गैसेज जो है किसी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जैसे आ गया हीलियम, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, नियॉन, ये सब इनर्ट गैसेज हैं और ये कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन में आपको नहीं दिखाई देंगी। फिर इसके बाद हम आते हैं कॉसल-ल्यूइस थ्योरी। कॉसल-ल्यूइस थ्योरी क्या कहती है कि द एलिमेंट्स दैट हैव लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंसी शेल आर नॉट स्टेबल। यानी कि जो मैंने आपको पहले बताया, पिछली जो रिवीजन में मैंने बताया था कि जिस भी एलिमेंट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस शेल में, यानी आउटर मोस्ट शेल के अंदर नहीं होंगे, तो वो स्टेबल नहीं माना जाएगा। नंबर 2 इज़ इसीलिए जो है अब स्टेबल नहीं है, तो इसलिए वो रिएक्टिव है। जिसके अंदर जो है जितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी ज़्यादा रहेगी, यानी मान के चलिए क्लोरीन है, क्लोरीन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट बनाने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन उसको इजीली मिल जाएगा, किससे भी मिल जाएगा, तो इसलिए वो हाईली रिएक्टिव के अंदर आएगा। ठीक है, अब इसीलिए जो है, और जो जिसको 3 या 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो इतने रिएक्टिव नहीं बने होंगे, क्योंकि वो 3 या 4 इलेक्ट्रॉन्स को इंसान करने के लिए या जिसके क्लोज आएंगे वो उससे बॉन्डिंग करने में उसको समय लग सकता है, इसीलिए वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते। लेकिन जो इनके पास 1 या 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं, खासतौर पे हैलोजन ग्रुप में
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये जो है सबको एक एक इनकी वैलेंसी सबकी 1 है, तो इसलिए जो है ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। दूसरा पार्ट वो है एटम्स ट्राई टू गेट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। एटम्स जो है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन यानी कि ऑक्टेट बनाना चाहते हैं इन द वैलेंस शेल बाय कंबाइनिंग विद अदर एटम्स। वो दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन करके वो जो है उसमें वो इनर्ट गैस की ही कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहते हैं जिससे कि वो स्टेबिलिटी अटेन कर सकें। तीसरा है व्हेन सम एटम्स कंबाइन केमिकली ट्रांसफ़र और शेयरिंग, चाहे मनी एटम्स चाहे जब केमिकली कंबाइन होते हैं चाहे वो ट्रांसफ़र के मेथड से हो या शेयरिंग के मेथड से हो, तो take place that such after the transfer or sharing both the participating atoms get stable inert gas configuration, क्योंकि ट्रांसफ़र करने से या शेयरिंग करने से उनको इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त हो जाती है। ठीक, ऐसे मैंने आपको अभी लिथियम, बेरिलियम, बोरोन इनके बारे में मैंने तुमको बताया। तो डॉटेड स्ट्रक्चर के बारे में मैंने तुमको दिखाया था कि इन डॉटेड स्ट्रक्चर को जो है हम या तो प्लस के हिसाब से प्लस मार्क्स से दिखा सकते हैं, या हम सर्कल से दिखा सकते हैं, या क्रॉस मार्क्स से दिखा सकते हैं कि कितने आउटर मोस्ट शेल के अंदर उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आते हैं आयनिक बॉन्ड के ऊपर। आयनिक बॉन्ड को अगर हम डिफाइन करेंगे तो एन आयनिक बॉन्ड कैन बी डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टिंग बिटवीन कैशंस एंड एनियंस। ठीक है, फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि आयनिक बॉन्ड तब बनता है जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस, जब पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो है ट्रांसफर हो जाएंगे तो हम जो है कहेंगे कि इसने जो है एक आयनिक बॉन्ड बनाया है। फ्रॉम एन एटम टू एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, वो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, टू दैट ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी HCl के उसमें, तो हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट था और क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था, और हाइड्रोजन से क्लोरीन में ट्रांसफर हो जाता है। इस तरह से जो है, अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम्स के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपको डायग्राम के अंदर दिया हुआ है, ये है सोडियम। सोडियम के अंदर कितने एटम्स हैं? 2 तो चले गए के शेल के अंदर, ठीक, 8 चले गए एल शेल के अंदर, और 1 रह गया एम शेल के अंदर, ठीक। और इधर यहाँ पे क्लोरीन के अंदर क्या हुआ? 2 के अंदर चले गए, 8 एल के अंदर चले गए, और 7 जो है एम के अंदर चले गए। अब ये सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन देने के लिए है, तो ये ऑक्टेट पे आ जाता है, ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन रिटर्न कर लेता है। और क्लोरीन को 1 चाहिए इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए, उसको 1 चाहिए क्योंकि इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 7 है, तो इसने सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और इसके साथ बॉन्ड बना लिया। तो अब सोडियम के पास आउटर मोस्ट शेल में 8 हो गए और क्लोरीन के पास भी आउटर मोस्ट शेल में 8 हो गए। उन्होंने जो है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl बना लिया, ठीक। ऐसे फॉर्मेशन ऑफ लिथियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड में भी जो है लिथियम के पास 1 एलिमेंट था लास्ट वाला, 1 इलेक्ट्रॉन था आउटर मोस्ट शेल में, और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में था, तो लिथियम ने अपना एक जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया हाइड्रोजन को। अब ये जो है ये बन जाएगा LiH, तो इसने क्योंकि हाइड्रोजन को दिया है तो Li का नाम पहले आएगा और H ने लिया है इसलिए H का नाम बाद में आएगा, तो इसलिए ये बन जाए LiH यानी लिथियम हाइड्राइड, ठीक। ऐसी फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम के अंदर आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 हैं केवल, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको मिल जाते हैं तो 8 पे पहुंच जाता है, यानी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बना लेता है। इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है कैल्शियम से ले लेता है ऑक्सीजन और बाद में कैल्शियम ऑक्साइड बना लेता है। तो यहाँ कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चल रही है, इसलिए ये आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं। अब आयनिक बॉन्ड में अब यहाँ पे और भी कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं जो कि आप बुक में पेज पे देख सकते हैं, 106 पे या 105 पे। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? नंबर 1 तो यह है कि नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड। इसमें क्या होता है कि पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन अकर्स एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पे जब जो है जहाँ पे भी अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स मिलते हैं तो वो जहाँ पे भी पॉइंट ऑफ इसका कांटेक्ट होता है वहाँ पे पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन वो होती है, एंड दस नो सेपरेट और डिस्क्रीट मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन द क्रिस्टल लेटाइज। तो क्रिस्टल लेटाइज जो इनका बनता है, क्रिस्टल लेटाइज इनका जो बनता है
उसके अंदर जो है ये क्रिस्टल है, इसका फोटोग्राफ दिया हुआ है। इसके अंदर जो है कोई भी डिस्क्रीट मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है। एंड नॉन एंडिंग एरे ऑफ द अपोजिटली चार्ज आयंस, और इसमें जो है एक नॉन एंडिंग एरे बनता है अपोजिटली चार्ज आयंस का, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्योंकि न्यूट्रलाइजिंग इफेक्ट तभी बनेगा जब पॉजिटिव के साथ नेगेटिव मिलेगा तो न्यूट्रलाइज होगा। तो इसलिए जो है पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव ऐसे जुड़ते जुड़ते ये पूरा एक लैटाइस बना लेते हैं और इस तरह से पूरा मैटर तैयार हो जाता है। ठीक है, अब इसमें जो है इसकी हार्डनेस के बारे में हम बात करते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स की हार्डनेस कैसी रहती है? बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसमें क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, इसलिए जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहता है, इसलिए ये जो है बहुत ही पावरफुल रहते हैं, मतलब ये इनकी बॉन्डिंग जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। कंसिडरेबल एनर्जी टू पे, और इनको जो है तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तब जाके हम इसको तोड़ पाएंगे। हैंस द आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड एंड स्टेबल, इसलिए आयनिक कंपाउंड्स बहुत ही हार्ड और स्टेबल रहते हैं। तीसरा, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात रही तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पर ही ये जो है मोल्टन स्टेट में पहुँचेंगे। ठीक है, फिर अब आते हैं हम कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें जो है आयनिक सॉलिड्स ये जो है पुअर या बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसके पास फ्री आइंस नहीं होते हैं। फ्री आइंस ना होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी और कोई ये जो है कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है, फिर भी अगर जो है इसकी कोई मोल्टन स्टेट में आ जाए तो ये कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। आयनिक सॉलिड्स इन देयर फ्यूज स्टेट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस, क्योंकि जब वो ये फ्यूज स्टेट में पहुंच जाता है, यानी कि जब वो पिघल जाता है तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस बन जाती हैं इसके अंदर, और ये जो है वहाँ पे थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाता है। फिर आता है तीसरा, एन आयनिक सॉलिड इन द वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब वो वाटर के अंदर अगर आयनिक सॉलिड को हम मिक्स डाल देंगे तब भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, क्योंकि वहाँ पे भी वो फ्री आइंस, जो सॉल्युबल आइंस होते हैं फ्री वाटर के अंदर सॉल्युबल होने के बाद और फ्री आइंस होते हैं। अब आते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? जस्ट इसके अपोजिट होता है। इसमें पूरी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, लेकिन इसमें ट्रांसफर्स कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो है ट्रांसफर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डजंट टेक प्लेस, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस, यानी यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। तो कोवेलेंट बॉन्ड में बी डिफाइंड एज द फोर्स होल्डिंग एटम्स टुगेदर थ्रू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे एटम्स जो आपस में होल्ड होते हैं एक दूसरे से, वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होते हैं, हैविंग अपोजिट स्पिन्स, जिनकी अपोजिट स्पिन्स रहती है। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन इनके आउटरमोस्ट शेल में होता है, और ये दोनों यहाँ पे शेयरिंग कर लेते हैं, और इस तरह से जो है यहाँ पे ये एक सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं हाइड्रोजन का। अब नेक्स्ट आते हैं हम फ्लोरीन के ऊपर। फ्लोरीन के अंदर भी ऐसे ही होता है, इसमें भी ये लास्ट का एक एक इलेक्ट्रॉन जो है जैसे क्लोरीन में होता है, ऐसे फ्लोरीन में भी लास्ट के अंदर एक एक ये इलेक्ट्रॉन जो है आखिरी इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग कर लेते हैं और दोनों ऑक्टेट पोजीशन पे उनको पा लेते हैं, इसलिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनता है। और जहाँ पे मान के चलिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 रहती है तो वहाँ पे डबल बॉन्डिंग होती है, जब 3 रहती है तो वहाँ पे ट्रिपल बॉन्डिंग रहती है। तो इसको हम जो है अलग अलग लाइनों से दिखाते हैं, या फिर हम इसमें डॉटेड स्ट्रक्चर से भी इस तरह से हम दिखा सकते हैं, जिस तरह से इसमें सब किताब में पेज नंबर 108 के ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं हम कोवेलेंसी के ऊपर। Covalency of an atom is the number of electrons contributed by one atom of element in forming covalent bond। यानी कोवेलेंसी का क्या मतलब हुआ? इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कंट्रीब्यूट हो रहे हैं, एटम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कंट्रीब्यूट हो रहे हैं कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में विद इट्स नेबरिंग एटम, अपने नेबरिंग एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही उसकी कोवेलेंसी बनती है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है कोवेलेंट बॉन्ड की? फिजिकल स्टेट है कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली गैसेस और लिक्विड्स। ये जो है ज़्यादातर फिजिकल स्टेट्स में गैसेस या लिक्विड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि जब इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा रहता है, हाई रहता है मॉलिक्यूलर वेट, तब भी ये जो है दे आर सॉलिड्स ओनली, तभी वो सॉलिड होते हैं, वरना वो जो रहते हैं 10 रूम टेम्परेचर पे ये जो है क्लोरीन, अगर इसका 17 मॉलिक्यूलर वेट है तो ये गैस होता है, और ब्रोमीन का भी मॉलिक्यूलर वेट 160 होता है तो इट इज़ अ लिक्विड। एंड वाइल आयोडीन इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है 254 है, ये सॉलिड है।
तो जब इसका जो है मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा हाई होता जाएगा जैसे जैसे, तो ये गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड बनते चले जाते हैं। ऐसे इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी जो है लो रहता है इन कंपेरिजन टू द आयनिक बॉन्ड्स, और इनकी सॉल्युबिलिटी भी जो है इन जनरली दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ये सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, ठीक है। और आयनिक कंपाउंड में इसका अपोजिट होता है। फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्योंकि इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी इन पासिस थ्रू द कोवेलेंट कंपाउंड इन इट्स लिक्विड और फ्यूज स्टेट, या तो ये लिक्विड स्टेट में होगा या फ्यूज स्टेट में होगा, तभी इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है बिकॉज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आइंस, ठीक है। द कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट टेक प्लेस एंड हैंस दीज कंपाउंड्स एक्ट एज बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए जो है क्योंकि इसमें भी सॉलिड स्टेट के अंदर फ्री आइंस नहीं होते हैं, इसलिए जो है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। एक एक्सेप्शनल केस है ग्रेफाइट का, जो कि सॉलिड स्टेट में है लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और लिमिटेशन ऑफ ल्यूइस इलेक्ट्रोडॉट स्ट्रक्चर का लिमिटेशंस क्या है जो इलेक्ट्रोडॉटिंग स्ट्रक्चर उन्होंने बनाई है उसकी है, इट इज़ यूजफुल ओनली फॉर द कंपाउंड्स ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स। ये केवल जो है मेन ग्रुप एलिमेंट्स के कंपाउंड्स के लिए होता है। ट्रांजिशनल मेटल्स या कंपाउंड्स के बारे में ये इलेक्ट्रॉनिक और ये डॉटेड स्ट्रक्चर नहीं काम करता है। एंड इट प्रोवाइड्स नो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन, ये 3D स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है। तीसरा, इट कैनॉट गिव अ रिगरस डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल, और वो कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं देता है इलेक्ट्रॉन या मॉलिक्यूल्स का, सिंपल इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स का कोई भी वो नहीं देता है। और फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट इज इट कैनॉट एक्सप्लेन मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ सम सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक O2, और ये जो है कई सारी प्रॉपर्टीज जो है सिंपल एलिमेंट्स के की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को जो है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। जैसे कि हम O2 की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये 8.2 चैप्टर फिनिश होता है। ये एक छोटा सा चैप्टर था, इसमें केवल आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड समझाए गए हैं। अब मैं अगले चैप्टर में जो है आपको इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ाऊँगा, इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शंस। ये चैप्टर जो है मैं आपको नेक्स्ट सेशन में पढ़ाऊँगा, क्योंकि ये समझना जरूरी था कि बॉन्डिंग किस तरह से होते हैं, क्योंकि बॉन्डिंग का ही असर इसके अंदर जो है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के अंदर भी काम आएगा, इसलिए बॉन्डिंग को समझना ज़रूरी था, इसलिए मैंने उसको थोड़ा डिटेल में आपको समझाया। एंड आई होप दैट यू मोस्ट ऑफ यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। और अगर इन द केस कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मेरे को जो है व्हाट्सएप में या गूगल क्लासरूम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं या शेयर कर सकते हैं, मैं उसका आंसर्स वहाँ पे आपको दे दूँगा। एंड नाउ ट्राई टू सॉल्व एज मैनी क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चंस मैं भी आपको भेजूँगा सॉल्व करने के लिए, तो उनको आप सॉल्व कीजिएगा। और किसी भी टॉपिक में या किसी भी उसमें आपको कोई प्रॉब्लम होती है समझने में, तो आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड कीप सेफ by remaining at home now. Don't go anywhere and save yourself and your family. Thank you. Have a nice day. Bye.